नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। योगी सरकार 2 का कार्यकाल शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण में जो नज़ारे दिखे उससे 2024 की तस्वीर सामने दिखाई देने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 52 लोगों का एक जंबो मंत्रिमंडल बनाया है। इस मंत्रिमंडल का जो कॉकटेल तैयार हुआ है उसे देखकर के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए एक रणनीतिक व्यूह रचना तैयार की है। इस मंत्रिमंडल में 20 पिछड़े मंत्री हैं, 8 ब्राह्मण मंत्री हैं और 6 राजपूत मंत्री हैं। इसके अलावा 8 दलित मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। यह एक पूरा ऐसा कॉकटेल है जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। टोटल अगर बात करें तो 21 सवर्ण मंत्री भी हैं। चुनाव से पहले यह देखने में आ रहा था कि एक प्रचार किया जा रहा था और यह प्रचार हो रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, अन्य विपक्ष की तरफ से भी, कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ब्राह्मणों को लेकर के जब भी कोई हमला होता था तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ता था। ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्रजेश पाठक को इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह माना गया कि दिनेश शर्मा ब्राह्मण तो थे परंतु वे ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सके। जब कभी भी समाजवादी पार्टी का तीखा हमला होता था, ब्रजेश पाठक ही सामने आते थे और उसका जवाब देते थे। ब्रजेश पाठक की अपनी एक खास छवि है। उस छवि के जरिए वे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनका व्यवहार, इन सब को देखते हुए ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाया गया है। तमाम सारे पुराने मिथक भी टूटे हैं। यह माना जाता था कि बाहर से भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उसको महत्व नहीं मिलता है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी है। बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्रजेश पाठक सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे हैं राज्य सरकार में। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीते 5 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास जीता और आज वे उप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक पिछड़े नेता के तौर पर उभरे। 2014 के बाद उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष जब बनाया गया था तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि केशव प्रसाद मौर्य इस कदर पिछड़ों के बड़े नेता साबित हो जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ही एक वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और तमाम पिछड़े नेता जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे थे तब केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों को साधने की पूरी ताकत लगा दी। वे चुनाव हार गए परंतु जंग नहीं हारे। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो एक पिछड़ों का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकता था। दलितों पर भी हम अगर बात करें तो दलितों में 8 मंत्री बनाए गए हैं। ये माना जा रहा है कि मायावती जैसे जैसे कमजोर हो रही है बहुजन समाजवादी पार्टी, दलित वोटों पर सबकी नजर है। इन दलित वोटों को साधने के लिए असीम अरुण, बेबी रानी मौर्य और ऐसे ही तमाम वाल्मीकि चेहरे, इनको मंत्री बना करके इसको साधने की कोशिश की गई है। ये जो कॉकटेल तैयार हो रहा है, क्या इससे 2024 की रणनीति बन रही है? क्या 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले ही शुरू कर दी है? भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि वे एक चुनाव लड़ते हैं, दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पर ये क्या कॉकटेल बन रहा है, ये क्या रणनीति बन रही है, 2024 में अभी से झोंक देंगे। इन तमाम सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राघवेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रफत फातिमा है कांग्रेस से, नीतेंद्र यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए। आज बातचीत नीतेंद्र यादव जी से शुरू करते हैं। नीतेंद्र जी, समाजवादी पार्टी जब तक कुछ समझ पाती, सोच पाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव चल दिया है। वह यह है कि एक राजनीतिक कॉकटेल तैयार किया है जातियों का, जिसके लिए कभी मुलायम सिंह सिद्धहस्त माने जाते थे। यह माना जाता था कि मुलायम सिंह जिस प्रकार से जातियों को अपने साथ जोड़ने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की नीति पर चलती दिख रही है। सभी वर्गों के लोगों को स्थान दिया गया है और खासतौर पर पिछड़ों और दलितों पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहीं से सत्ता की चाबी निकलती है। 2024 में समाजवादी पार्टी अब अपने आप को किस तरीके से पेश करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन भी फेल हो गए। समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों से गठबंधन किया वे बहुत सफलता नहीं दिला सके। तो ऐसे में
समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां क्या हैं? नितेंद्र जी, आपसे जवाब चाहते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी जो सरकार में आती है वो आगे अपने राजनीतिक जाति समीकरणों को साधने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया है। लेकिन सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के नेताओं को तो मंत्री बनाया है, उनको साधने का प्रयास किया है। लेकिन वहीं उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन लोगों ने उनके जो वास्तविक समाज का जो निचला पायदान है उनके साथ छलावा करने का काम किया है। इधर एक तरफ डेली की डेली प्रतिदिन महंगाई बढ़ाई जा रही है। ये पिछड़े और दलित समाज के लोग और समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले जो गरीब और मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोग हैं, ये जब एक आंदोलन में तब्दील होते, इन लोगों का एक जनाक्रोश बनता। इनकी आवाज को शांत करने के लिए अभी इन्होंने पिछड़े और दलित लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह देकर के इन्होंने 2024 को निशाना साधा है। लेकिन आम जनमानस इनकी इस चाल को समझ रहा है और निश्चित रूप से 2024 में इसका जवाब भी इनको मिलेगा। जैसे कि अभी आप देखिए, आरक्षण के मुद्दे में पूरी तरीके से इन लोगों ने आरक्षण को समाप्त करने का काम कर दिया। 13 पॉइंट रोस्टर लाने का जो काम किया, इससे इन वर्गों के जो हित हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आज महंगाई सिलेंडर 50 रुपए बढ़ा दिए गए। आज डीजल और पेट्रोल के दामों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और ये कब तक चलेगी इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अभी चूंकि विपक्ष है, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, दूसरा कार्यकाल सरकार का शुरू हुआ है। विपक्ष का एक काम होता है कि 3 महीने 6 महीने तक सरकार को काम करने का मौका दिया जाए और उसके कार्यक्रमों को देखने के बाद समीक्षा करके विपक्ष फिर एक जन आंदोलन के रूप में जनता की आवाज बनकर के उभरती है। तो आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता ने को जो जनादेश दिया था इस मुद्दे को लेकर के, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर काम कर रही है? लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन उसके ठीक उलट करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर अभी से फेल हो गया है। लगातार मैंने देखा कि 3-4 दिनों के अंदर 19 हत्याएं हो गई 48 घंटे के अंदर। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से पहले से भी फेल थी और अब जैसे ये दूसरा कार्यकाल आया तो उन तमाम अपराधियों को कानून व्यवस्था के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। सुशासन और राशन, ये दो बड़े कारण रहे जिसको समाजवादी पार्टी समझने में विफल रही। मैं अपनी डिबेट में लगातार कहता था, रफत फातिमा जी हमारी डिबेट में शामिल रही है, मैं कहता था कि अंडर करंट है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। रफत फातिमा जी, कांग्रेस एक जमाने में मुस्लिमों की नेचुरल पार्टी रही। मुस्लिम वोटर जो है कांग्रेस की तरफ जाते थे और कांग्रेस उनकी पहली पसंद हुआ करती थी। ऐसे कौन से कारण रहे कि तमाम जातियों के कॉकटेल कांग्रेस से छूटते चले गए, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो या फिर मुसलमान हो? इन सब को जो है कांग्रेस अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाई और कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। इन तमाम सारे मुद्दों पे अभी तो ठीक है, सरकार बन गई है और सरकार अभी 5 साल चलेगी और बीच में आप सब लोग विरोधी विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, चाहे नितेंद्र जी हों चाहे आप हों। लेकिन इन सबको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एक जमाने में इंदिरा गांधी इस तरीके से काम किया करती थी जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, आप क्या सोचती हैं? आप एक थिंक टैंक भी हैं, आप एक थिंकर भी हैं, आप उस तरीके से अपना एक राजनीतिक विश्लेषण, मैं चाहूंगा कि आप पूरा एक गैर राजनीतिक विश्लेषण आप अपना दें। फातिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। फातिमा जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। हेलो हेलो हाँ, आप हेलो बोलिए। जी 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 उपाध्याय सर। हाँ, बोलिए हाँ, फातिमा जी, आ रही है आवाज। सिर्फ मुस्लिम का सवाल अगर कांग्रेस का आप देख रहे हैं तो हमें लगता है सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर वर्ग कांग्रेस की तरफ ही था और एक लंबा पखवाड़ा जो है बीजेपी कहीं नजर नहीं आती थी और एक लंबे लंबे समय तक कांग्रेस टिकी रही है। और आज जो सिनेरियो आप देख रहे हैं कांग्रेस को, जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी सालों से हम लोग नहीं हैं, 32-33 सालों से हम लोग ने यूपी में कहीं हम नहीं नज़र आ रहे हैं। तो हम मानते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ गलतियां रही होंगी, हम कहीं ना कहीं ज़मीन से दूर हो गए। और आज वही चीज़ें प्रियंका गांधी जी जब यूपी में प्रभारी बन के आई हैं तो उस चीज़ों पर वो लगातार मंथन कर रही हैं, समीक्षा कर रही हैं। और जहाँ तक अब जातिगत अभी आप बात कर रहे थे फैक्टर्स की बात के, ओबीसी और ये ब्राह्मण वाला फैक्टर, तो इससे पहले जब प्रचंड बहुमत से भाजपा आई थी
तब भी वो वही फैक्टर काम कर रहे थे। और जबकि ये कहते हैं हम जाति और धर्म और परिवार की बात नहीं करते, लेकिन सारी चीजें ये खुद करते हैं लेकिन कहते नहीं है। आज सवाल ये हो रहा है कि इनको काफी देखा जाए डेंट भी हुआ है, 55 सीटों का डेंट हुआ है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बावजूद ये जो है, और आप ब्रिजेश पाठक की बात अभी कर रहे थे, उनको अपनी विधानसभा छोड़नी पड़ी, दूसरी विधानसभा से खड़े हुए। और केशव प्रसाद मौर्य को तो जनता ने नकार दिया है, डिप्टी सीएम को नकार दिया जनता ने, जिस तरीके से वो एक बड़ा देखा जाए बड़ा डेंट माना जाएगा। तो आज जिस तरीके से ये जातिगत समीकरण पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिन जातियों की बात कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कैसा व्यवहार हो रहा है, वो पूरे 5 साल हमने पिछले भी 5 साल देखा, आगे भी 5 साल आप देखेंगे। आज जिस तरीके से महंगाई की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समस्याएं खत्म हो गई हैं। हालांकि जीत हो गई है, सब हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी यकीन अपनी जीत पे नहीं है। जिस तरीके से जो है आप केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा का पूरा लगा पड़ा था, योगी सरकार की हम बहुत वो नहीं गिनवाएंगे यहाँ पे उपलब्धियां, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरीके से जो है यहाँ पे जम गए, और यूपी में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, और साथ ही ये भी कहेंगे मोदी और अमित शाह और इनके फैक्टर पर ये चुनाव होता है। योगी फैक्टर पे हम नहीं मानते। जिस तरीके से मोदी जी के बाद पर और जिस तरीके से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, वो इस फैक्टर पर चुनाव हुआ क्योंकि वहां पे सिर्फ संघ और मोदी जी और इनकी चल रही थी। वहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी के कोई हम वो उपलब्धि नहीं मान रहे, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो जनता के हित में हो। हाँ, आप अंडर करंट राशन को कह सकते हैं, तो वो भी हम कहेंगे एक भीख का कटोरा दे दिया गया है। जनता को रोजगार नहीं आप दे पा रहे, जनता आज आर्थिक तंगी से आत्महत्याएं कर रही है। आर्थिक समस्या ऐसी है कि हम जब बात करते हैं, फातिमा जी, आपको नहीं लगता कि गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है, एक मिनट फातिमा जी, आपको नहीं लगता कि जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, जो कोविड काल में शुरू हुआ था, उसको अगर हम भीख का कटोरा कहते हैं, तो उन वोटरों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिन्हें ये सुविधा मिल रही है? सपा के नेताओं ने भी पहले यही कहा था चुनाव से पहले कि भीख का कटोरा है, तो वो फिर आपको वोट क्यों करेंगे? उन्हें आप भिखारी बता रहे हैं, जनता को आप भिखारी बता रहे हैं। भिखारी हम नहीं मानते, लेकिन खुददारी भी एक होती है। जब आप रोजी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे अंदर की खुददारी भी खत्म होती जा रही है। भाई, जब लोग ले रहे हैं, सरकार दे रही है, सरकार का दायित्व है कि कोई भूखा न सोए, ये सरकार का दायित्व है। अगर उनको मुफ्त राशन मिल रहा है और उसको हम भीख का कटोरा कहेंगे? नहीं, आज आर्थिक तंगी से जिस तरीके से लोग परेशान है, वो मजबूरी भी जाते हैं। मजबूरी जाएंगे ही, जब आप रोजी रोजगार कुछ नहीं है किसी के पास, तो जाहिर है वो राशन की तरफ दौड़ेंगे ही। और राशन भी कैसा है वो आम जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं किस तरीके का राशन बटा है। तो ये मानते हैं कि जो राशन बटा होगा, हो सकता है उसके बदौलत जनता इनकी तरफ आ गई है, लेकिन उनको रोजी ना देना बहुत बड़ा ये वो है कि आप जनता को नकारा बना दिया है कि जिस तरीके से आप रोजी नहीं दे रहे और जो है रोजगार नहीं, उनकी आर्थिक तंगी क्यों बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है। ठीक। राघवेंद्र जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना। फातिमा जी का कहना है कि रोजगार के अवसर नहीं दे रहे, आप लोगों को नकारा बना रहे हैं, भीख का कटोरा थमा रहे हैं। मुझे लगता है राघवेंद्र जी, हाँ ठीक। और समाजवादी पार्टी का तो कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और 2024 में हम वापस जीत के आएंगे। ये भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, उनको जनता ने नकार दिया, लेकिन उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इन तमाम सारे सवालों को और इन तमाम सारे जो आपने इन प्रवक्ताओं को सुना, आपका क्या जवाब है राघवेंद्र जी? देखिए, जिस तरीके से ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जनता का उपहास उड़ाते हैं, उसी का यह परिलक्षित हुआ है। इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को भूखों मरने छोड़ दिया ना चाहिए था कोरोना काल में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ये जो कारगुजारियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टियां उत्तर प्रदेश से 90 से नगर शासन किया है, तो ये इनका भी कुछ जिम्मेदारी थी। ये सब 15 करोड़ जिनको हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, उनको भीख का कटोरा थमा देना कहना हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए उत्तर प्रदेश में हुई उपाध्याय। ये लोग संयमित नहीं रहते हैं, क्या बोलना है, किस समय बोलना है, किसके लिए बोलना है, कैसे बोलना है, इनको कुछ नहीं पता है, बस बोलना है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कम से कम अपने गरेबान में झांक दिया करें, फिर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए टिप्पणी किया करिए। उपाध्याय जी, मैं सबसे पहले अपनी बात कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनाने के लिए बहुत पसीना बहाया हुआ है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हासिल करने के लिए, जनता में अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिए
एक तो मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय कल्याण सिंह के आदर्शों में चलते हुए आज हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित है। हम लोगों की लंबे समय तक सरकारें नहीं रही, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसी भाषा का उपयोग देश की और प्रदेश की जनता के लिए नहीं किया। हम लोगों की सरकार जब नहीं थी तो हम लोग लगातार जनता की सेवा किया करते थे, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को 15 करोड़ राघवेंद्र जी, का काम किया। अभी एक जो अहम मुद्दा है, एक राघवेंद्र जी एक अहम मुद्दा है, मेरा भी सवाल ये है कि चुनाव जब तक चल रहे थे तब तक न डीजल के दाम बढ़े न पेट्रोल के दाम बढ़े। अभी पिछले एक हफ्ते में लगभग 3.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जो रसोई गैस सिलेंडर है लगभग 50 रुपए महंगा हो गया है। अन्य जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो आटा, दाल, तेल, घी, ये सब महंगे होते चले जा रहे हैं। दूध भी महंगा हो गया है। महंगाई को लेकर के क्या कोई योजना भाजपा के पास है नहीं, या महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? चुनाव तक महंगाई रोक देने से क्या जो उद्देश्य है वो चुनाव जीतना है, महंगाई को थामना नहीं है? क्या सोचते हैं राघवेंद्र जी? नहीं, देखिए, अलग अलग इन विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो होते हैं वो हमें लग रहा है इसको जो अपने देश में इससे नियंत्रित नहीं होते हैं। आज की तारीख में जो ये है पेट्रोल डीजल या मिट्टी का तेल या अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो मुक्त व्यापार में है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर से इसको जो नियंत्रित किए जाते हैं। हाँ, थोड़ी महंगाई है, ये इग्नोर इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये नियंत्रण चुनाव के दौरान पूरी तरह से नियंत्रित रहा। सिंह साहब, मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय उससे नियंत्रित किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जब तक चला 3 महीने तक दाम नहीं बढ़े, और ये भी 18,000 करोड़ के घाटे में तेल कंपनियां आ गई। तो जब चुनाव तक उसको झेला जा सकता था तो चुनाव के बाद क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है राघवेंद्र जी। ये जो विश्व युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है वो उसी की परिणति है। ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ये चुनाव में जब हमारा चुनाव शुरू हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यह स्थिति नहीं थी। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम बदला है तो उसके डीजल था, लेकिन आज जब क्रूड ऑयल 116 में है तब जो 109 पेट्रोल के दाम है और 93 डीजल के दाम है। तो ये खुद मैनेज केंद्र में आप हैं, आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे इसको? ये सब मैनेज किया जाएगा। देखिए, हम ये इस चीज को उपाध्याय जी इसको निश्चित रूप से ये महंगाई है। हमारी सरकार जो है इन विषयों पर विशेष ध्यान रखे हुए है। निश्चित रूप से समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। सिलेंडर देने के बाद बात करी थी, होली पे कहाँ दिया, किसको सिलेंडर दिया है, जरा बताइए राघवेंद्र जी। और इसके बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2014 के बाद से आज तक का रेट कभी 5,000 रुपए प्रति बैरल, यानी $100 के नीचे ही हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। और अब बीच में तो स्थिति जो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य था, अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो 11,200 रुपए तक गया था। तो 11,200 रुपए प्रति बैरल का मूल्य हुआ करता था। तब भारत के अंदर 50 रुपए में पेट्रोल और 34 रुपए में डीजल होता था। और इसके बाद में कोरोना काल में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत कच्चे तेल के दामों की गिरावट आई थी। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए तक पूरे कारखाने ही चला है। तो क्या उस समय पेट्रोलियम पदार्थों के दाम क्यों नहीं घटाए गए थे? और आज जब थोड़ा सा बढ़ा थी जो बढ़कर के 82 रुपए पहुंचा है, अभी वो 11,000 नहीं पहुंचा, लेकिन ठीक है नितेंद्र जी, ठीक है। संजय तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, ये जो मंत्रिमंडल बना है, जंबो मंत्रिमंडल, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि 20 स्वर्ण मंत्री हैं, 20 ही पिछड़े हैं, 21 स्वर्ण मंत्री हैं, 20 पिछड़े हैं, 8 दलित हैं, 8 ब्राह्मण हैं। ये जो इस बार कॉकटेल बनाने की कोशिश की गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं संजय जी? देखिए, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ मिल रही है तिवारी जी, बोलिए। हाँ जी, ये जो मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ रहा है, ये मंत्रिमंडल निश्चित तौर पर सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत जिन जातियों के जिस हिसाब से रहे हैं
उस हिसाब से साधने की एक कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया है कि समाज के उन सभी वर्गों का वो प्रतिनिधित्व दे सकें अपने मंत्रिमंडल में जिनके वोट उनको मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, या जहां नहीं मिले हैं वहां से भी उनको वोट मिले। इस तरह से उन्होंने जातियों का एक समीकरण बनाने की कोशिश की है। अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से उन्होंने इस चीज को साधने की कोशिश की है। इस मंत्रिमंडल में बहुत सी बातें हैं, बहुत से संदेश हैं। पहला संदेश तो ये है कि अब ये नई भाजपा है, ये सोचना पड़ेगा सभी को। ये भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें पुराने पद्धति से राजनीतिक समीकरण बनते थे और पद दिए जाते थे और उस हिसाब से लोग काम करते थे। इस मंत्रिमंडल के माध्यम से भाजपा ने ये संदेश दिया है कि हमको हर हाल में जीतना है, हमको हर हाल में विजय चाहिए, और इस विजय के लिए हमें जो समीकरण अपनाना होगा वो समीकरण हम बनाएंगे। वो जीत के लिए लड़ने वाली भाजपा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की भाजपा जो एक वोट के लिए सरकार गिर गई थी, वो भाजपा नहीं है। तो सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश में या देश में राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि देश की राजनीति की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग जा रही है। हम लोग पिछले दिनों भी डिबेट पर थे और बाकी दलों के कार्यकर्ता लोग भी उस समय थे, उनके प्रवक्ता लोग भी थे। हमने सुना है और कई बार हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि आप एक पक्षी होकर बात कर रहे हैं, जबकि हमने जो कहा था या आपने जो कहा था वही परिणाम आया, और परिणाम के बाद जो चीजें दिख रही हैं उसी दिशा में जाते हुए दिख रही हैं। मैंने पहले भी इस चैनल पे कहा है, बाकी जगह भी कहता हूं, ये जो अब देश में राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति पारंपरिक राजनीति नहीं है। पारंपरिक राजनीति होती तो आज परिणाम कुछ और होता। पारंपरिक राजनीति होती तो देश में जो स्थितियां हैं वो खड़ी नहीं होती। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी आई है। एक बड़े विपक्ष के रूप में काम करने का उसके सामने अवसर है, सरकार को घेरने का अवसर है, वो घेर सकती है, उनको घेरना होगा, विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ था? पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई थी। वो भूमिका निभा रही थी कांग्रेस। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर कम से कम 3 बड़े अवसरों पर आई थी इस सरकार को घेरने के लिए। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया था, तब समाजवादी पार्टी कहीं थी नहीं। समाजवादी पार्टी की सक्रियता जो चुनाव से कुछ पहले आई है, आज की तारीख में जब वो चुनाव के परिणाम आ गए, सरकार बन गई, अब नेता प्रतिपक्ष भी बनने की एक तरह से बात हो गई, एक बड़े विपक्ष के रूप में, सशक्त विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी काम करना शुरू करती है, तो मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस पार्टी के पास अपना नेटवर्क है, अपने कार्यकर्ता हैं, एक एनर्जी भी है इन लोगों में। ये लोग बहुत अच्छा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाकर जनता को उसका हक दिलवा सकते हैं। अभी जो बात कही जा रही थी, जनता को जो भीख का कटोरा, ये शब्द बड़ा अमर्यादित है। जनता के लिए खासतौर से ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। भीख का कटोरा आज से नहीं आप जनता को दे रहे हैं। अगर इन बातों को मैं कहूं तो 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल के लिए हमने अपने बचपन गुजारे हैं गाँव में। किस तरह से कोटेदार के यहाँ जाके लाइनों में खड़े होकर लेते थे। तब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद बसपा की सरकार हुई, उसके बाद सपा की सरकार हुई, तो हर सरकार ने जनता को इस रूप में दिया है। ये निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो अनाज और राशन देने की बात आई है, इस राशन ने जनता को बहुत राहत दिया है। इस राशन के शासन से भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर आज खड़ी है। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों के साथ वो खड़ी है, इतने बहुमत के साथ खड़ी है। इसमें शासन और राशन इन दोनों का योगदान है। और जैसा इस डिबेट के आरंभ में बात हुई थी, कानून व्यवस्था की बात उठाई थी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही इस सरकार का नाम ही बुलडोजर बाबा का सरकार कह दिया गया। बुलडोजर बाबा एक सिंबल हो गया। अब कानून व्यवस्था को लेकर के समाजवादी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल को ये कहने का फिलहाल अभी कोई हक नहीं है। आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, आज से ये सरकार अपना काम शुरू कर रही है। आपको एक-एक दिन मॉनिटर करना होगा, एक-एक दिन पकड़ना होगा। अब पकड़ के आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप सकारात्मक विपक्ष के रूप में आइए, जनता आपका साथ देगी, निश्चित तौर पर देगी। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। आते हैं आपके नितेंद्र जी, आपको विपक्ष की भूमिका मिली है और समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है, इससे मैं भी सहमत हूं। यह बात सही है कि पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका सिर्फ कांग्रेस ने निभाई। यह अलग बात है कि उन्हें चुनाव परिणाम में उस तरह से नहीं आए जैसा कांग्रेस ने अपेक्षा की होगी, लेकिन बावजूद उसके इसमें कोई शक नहीं
कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई और प्रियंका गांधी मैदान में निकली, प्रियंका भी निकली, राहुल गांधी भी निकले। प्रियंका जी ने मेहनत बहुत की। कांग्रेस के पास इस समय जो कमी है वो संगठन की कमी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इस तरह की कमी नहीं है। इस समय आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय मुझे लगता है कि आपको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। संजय तिवारी जी की इस बात से मैं सहमत हूं। मेरा सवाल इसके साथ यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्मपाल सैनी जैसे बड़े जातिगत आधार वाले लीडर आपकी पार्टी में शामिल हुए, वही कॉकटेल बना भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के की थी। आखिर चूक कहां हुई? वो वोट आपको मिले क्यों नहीं? ऐसी कहां गलती हो गई कि ये जो कद्दावर नेता थे ये भी आपको वोट नहीं दिला पाए? यहां तक कि पश्चिम में सबसे कमजोर मानी जा रही थी भाजपा, आपने जयंत चौधरी जी के साथ समझौता किया। अब ये कह रहे हैं कि जाटों ने उन सीटों पर वोट नहीं किया जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, जहां जाट उम्मीदवार खड़े थे वहां तो रालोद ने वोट किया, रालोद के लोगों ने वोट किया, लेकिन बाकी जगह नहीं किया। तो गठबंधन जब भी समाजवादी पार्टी, पिछले मैं देख रहा हूं गठबंधन किया था 2017 में, 2019 में, और अभी जो गठबंधन किए उन गठबंधन के अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। कहां चूक हुई है? आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं पार्टी में, आज चिंतन भी हुआ होगा इन सब बातों को लेकर के। क्या सोचती है समाजवादी पार्टी, क्या आप सोचते हैं, और उसको अब दुरुस्त करने के लिए आपके पास प्लान क्या है? नितेंद्र जी। जी, निश्चित रूप से तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी को मजबूत विपक्ष की भूमिका मिली और जनता के उस जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसको हम बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं और हम लोगों का वो फर्ज भी है। जैसा कि कह रहे हैं कि पिछले दौर में भी हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया और कांग्रेस बहुत ज्यादा संघर्ष में थी। ये मूल्यांकन हो सकता है किसी का अपना। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों में संघर्ष कर रही थी। कोरोना काल में भी जिस समय लोग पैदल चल रहे थे उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाईवे पर, रोड पे, जगह जगह पर कैंप लगा करके उनको राशन वितरण करने का काम कर रहे थे, भोजन देने का काम कर रहे थे, पानी देने का काम कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को लगातार नजर रखने की जरूरत है। मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा कि अभी पिछले 3 दिन पहले 48 घंटों के अंदर 19 हत्या हो गई। कहीं पे रायबरेली के अंदर हो रही है, इलाहाबाद के अंदर हो रही है, इटावा में हो गई, कन्नौज में हो गई। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन, हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जैसा कि विपक्ष का एक टाइम होता है कि हम सरकार को कुछ दिन मौका देंगे, ऐसा नहीं कर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आज हम लोग झंडा लेकर के चक्का जाम कर देंगे। हर विपक्ष का एक तरीका होता है, लोकतंत्र में विरोध का भी तरीका होता है। उसको सदन के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आज वो नेता सदन चुने गए हैं, वो सदन के अंदर विरोध करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में भी विरोध करेंगे। जहां भी सरकार गलत करेगी तो उस पर जनता की तरफ से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम विपक्ष करेगा और वो लगातार करते आए। परिणाम ये है कि अब जैसे कि आपने कहा कि बड़े कद्दावर नेता आए, बहुत सारे लोग आए, चुनाव के समय क्या हुआ, वोट क्यों नहीं मिल पाया, यह समीक्षा का विषय है। पार्टी इस पर चिंतन भी कर रही है, संगठन रूप से नई रणनीति बनाएगी और फिर जनता के बीच में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हम चुनाव हार गए, लगातार अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो राजनीति करना ही छोड़ देना चाहिए था। 2006 अटल जी के बाद 10 साल वो लोग भी केंद्र की सरकार से घर रहे। इधर पिछले 14-15 सालों से मायावती सरकार रही, फिर नेताजी सरकार रही, फिर मायावती सरकार आई, फिर नेताजी सरकार आई। तो लंबे समय से सरकारें आती रहती हैं। इस दौर में संघर्ष किया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रफत फातिमा जी, कांग्रेस कहां चूक जाती है? कांग्रेस ने सच में मेहनत की थी, विपक्ष की भूमिका निभाई थी, चाहे वो हाथरस कांड रहा हो, चाहे उन्नाव वाला रहा हो मामला, या लखीमपुर खीरी वाला मामला हो। सबसे पहले प्रियंका वहां पहुंची और उन्होंने उन मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया भी था। कांग्रेस संगठन को लेकर के क्या करने जा रही है? कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला करने की स्थिति में इस समय उत्तर प्रदेश में न समाजवादी पार्टी है, न कांग्रेस और न ही बसपा। और भाजपा चूंकि अभी 5 साल राज करेगी, भाजपा अपने संगठन को लगातार मथती रहती है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? आप भी चूंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती ही होगी। रफत जी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रियंका जी सड़क पे संघर्ष कर रही थी, जब सारे राजनीतिक दल
ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो सिर्फ बात कर रहे थे, तब हम लोग सड़कों पे थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, सब कोरोना काल में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पे थी। तो जाहिर लगातार मेहनत हो रही है और प्रियंका जी लगातार संगठन पे भी लगातार मंथन कर रही है और समीक्षा भी, बैठकें भी लगातार हो रही हैं। तो जाहिर है संगठन कहीं ना कहीं कमजोर था, जो जिसके नतीजे जो सामने है वो दिख रहे हैं। और एक ये भी बात है कि अभी तिवारी जी कह रहे थे, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, साथ ही ये भी कि एक तकलीफ होती है जब जनता को के पास अपनी मर्जी के खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो एक तकलीफ होती है कि जनता अपनी मर्जी का आज खा भी नहीं पा रही। तो ये तकलीफ होती है देख करके उसको ऐसे राशन लेना पड़ रहा है, वो भी इतने छोटी मोटे तादाद नहीं है, करोड़ों की जनता हमारी इस तरीके से राशन खा रही है जो खाने लायक भी नहीं है। तो तकलीफ होती, तो मेरे मुंह से जरूर तल्ख थोड़ा लहजा हो गया था मेरा, मैं मानती हूँ। और प्रियंका जी की मेहनत का जहां तक सवाल है, उन्होंने लगातार कहा हम मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही हम जनता को जागरूक भी करेंगे कि वो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जागरूक हो और भावनाओं में न बहें। ये धर्म, जात, जो भी मजहब है, वो देखिए भूखे पेट का कोई मजहब नहीं होता है। तो जाहिर है जिसके पास जो भूखा पेट जो है वो मजहब नहीं मानता। तो मेरा मानना है अपना खोया रसूख, कांग्रेस अपना खोया रसूख, खोया वोट बैंक, और जो उसका एक समीकरण होता था 80 और 70 के दशक में, यहाँ तक कि 90 तक कांग्रेस का जादू चला, वो उसको पाने के लिए क्या करने जा रही है? क्या कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं कोई आपको प्लानिंग दिखाई दे रही है? जबकि हम तो देखते हैं कि बड़े स्तर पे कांग्रेस के नेताओं में आपस में इतनी कटुता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो हम चूंकि यूपी की डिबेट में बैठे हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात चलती है तो पंजाब में इस तरह से सिर्फ फुटअव्वल थी कि कांग्रेस जीतते जीतते वह चुनाव हार गई। उत्तराखंड में भी यही हुआ। उत्तराखंड में आखिरी तक अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा हावी थी कि उत्तराखंड आपके हाथ से निकल गया। उत्तर प्रदेश, चूंकि पिछले 30-35 साल से कांग्रेस यहाँ सत्ता में नहीं है और संगठन लगभग नगण्य हो चुका है, समाप्त जैसी स्थिति में है, तो संगठन पे काम करने के लिए, और 2024 अब आपके सामने है, इससे कैसे निपटेंगी रफत फातिमा जी? इसी पर ही लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं और लगातार इस पे ही मंथन चल रहा है। और जो हमारे क्या अभी जो भी सिचुएशन हुई है यूपी में अभी हार को लेकर, उस पर भी हमारे क्या प्रभारी बना के भेजा गया हरियाणा के मंत्री को। तो ये सब चीजें लगातार बैठक भी हो रही, समीक्षा भी हो रही है। और हम लोग भी, अब जो कार्यकर्ता है वो भी आत्ममंथन कर रहे हैं, हमसे कहाँ चूक हुई है, कि हम सब लोग मिलकर ही एक नई ऊर्जा के साथ फिर से संघर्ष करेंगे और फिर से जो है जनता के जो मुद्दे हैं उस पर जो है लगातार आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, एक सवाल मेरा है और सभी लोगों के दिमाग में है कि जब केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए, उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़ों का कोई और नेता नहीं था? एक बहुत सिंपल सा सवाल है, ये सवाल हर एक के मन में आता है। या केशव प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता हैं कि उनको अवॉइड कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन है? राघवेंद्र जी, देखिए यहाँ पर कोई ये विषय नहीं है कि हम इसको अवॉइड करते हैं या स्वीकार करते हैं। देखिए उपाध्याय, ये भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ जब भी कोई एक निर्णय होते, मैं आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। इसमें चाहे कोई व्यवस्था हो, चाहे संगठन के स्तर पर निर्णय लेना हो, वार्ड अध्यक्ष लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधानसभा की टिकट, लोकसभा की टिकट, या यहाँ तक मुख्यमंत्री तक के निर्णय आम सहमति से होते हैं। तो यह व्यवस्था हमारे यहाँ जो उचित फोरम पर चर्चा की गई होगी और उसमें ये निकल के आया होगा। बेहतर काम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को ही बेहतर काम उन्होंने किया हुआ, उनको दोबारा रिपीट कर दिया जाए। चुनाव हारना जीतना तो राजनीतिक दल में चलता रहता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, बेदाग छवि रही है, तो उसको पार्टी ने बहुत ही उचित तरीके से स्वीकार किया और उन्हें लगा कि दोबारा इनको समय दिया जाए, दोबारा दे दिया गया। कोई इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं है। संगठन में अंतर ये निर्णय हुआ होगा तो उनको दायित्व दे दिया गया। ठीक है संजय तिवारी जी, जो मंत्रिमंडल बनाया गया है, आपने देखा होगा कि पुराने सारे नेताओं को, ऐसे सारे नेता जो ये मानकर चलते थे कि उनके बिना पार्टी का काम नहीं चलेगा, बड़े दिग्गज नेता थे, उन सबको दरकिनार कर दिया गया है। एक नई लीडरशिप,
खासतौर पर युवा लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, यानी पूरा का पूरा चेहरा बदल दिया है। कुछ पुराने मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी चेहरे नए हैं और इस बार कई मिथक टूटे हैं। जैसे चुनाव से पहले बेबी रानी मौर्य जब चुनाव लड़ रही थी तो सभी का यह आकलन था कि चूंकि उन्हें राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर के चुनाव लड़ाया गया है विधानसभा का, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन ये मिथक टूटा और एक नया प्रयोग किया कि नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगी और उनको सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है। तो ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है इसको किस रूप में देखते हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नई लीडरशिप खड़ी कर दी है उसको क्या आने वाले भविष्य के लिए ये मानते हैं कि ये युवा लीडरशिप ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएगी और 2024 में इसकी बहुत जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इस बार अगर विपक्ष देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। तो 2024 तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चलने देगी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। क्या सोचते हैं संजय तिवारी जी? जी बिल्कुल ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि एक उम्र और एक एनर्जी लेवल के बाद आपको स्वतः थोड़ा सा अलग दूसरे कार्यों में लगना होगा और नए लोगों को शासन या सरकार चलाने के लिए या व्यवस्था चलाने के लिए आपको आगे करना होगा। इसमें एक अभी जो मंत्रिमंडल हमारे सामने आया कल, इस मंत्रिमंडल में एक दो नामों को लेकर थोड़ा चौंकने वाली भी बात थी। जैसे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे, उन्होंने निश्चित तौर पर बिजली में बहुत अच्छा काम किया था, अच्छी परफॉर्मेंस थी बिजली की, लेकिन अब उन्हें किस कारण से पार्टी ने मंत्रिमंडल में जगह न दी, संगठन में हो सकता है जगह देने वाले हों, कोई बड़ी जगह देने वाले हों। इस तरह से और भी ढेर सारे बदलाव अभी जो भाजपा ने किया है, इस मंत्रिमंडल में जो प्रयोग हुए हैं, इन प्रयोगों पर सभी को ध्यान देना होगा। ये स्पष्ट मैसेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार युवा ऊर्जा की बात करते हैं, युवाओं को आगे आने की बात करते हैं, युवा भारत की बात करते हैं। वो विदेशों में भी जब जाते हैं तो भारत के युवाओं की बात करते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप उत्तराखंड में भी देखिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो चुनाव हार गए थे लेकिन युवा है, ऊर्जावान है, मेहनती है, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और मौका दिया। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को उनकी उम्र, उनका तजुर्बा, उनका एनर्जी लेवल, उनका काम करने का सलीका और फिर वो जिस एक प्रभाव क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, उस प्रभाव को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में केशव मौर्य जी को वो जगह दी गई है। ब्रजेश पाठक दूसरी पार्टी से आते हैं, वो बसपा से आते हैं, लेकिन 5-6 वर्षों में जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, जिस प्रकार से उन्होंने कोई उम्मीद जगाई है, उस उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका दिया गया है। तो ये मंत्रिमंडल पूरी तौर पर बेबी रानी मौर्य जी की जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, बेबी रानी मौर्य जी राजनीति के कई सीढ़ियां चढ़ के आ रही हैं। वो मेयर भी रही हैं, वो इससे पहले संगठन में भी काम कर चुकी हैं, राज्यपाल थी, राज्यपाल से फिर उन्हें संगठन में लाया गया था, संगठन से लाके फिर उन्हें आगरा से चुनाव लड़ाया गया, इस समय वो काबीना मंत्री बन के आई है इस सरकार में। तो ऐसे ढेर सारे प्रयोग किए गए हैं। सलेमपुर से जो आ रही है महिला, बिल्कुल पहली बार विधायक बन के आ रही है और वो उनको मंत्री बनाया गया है और इस ढंग से उनको लाया गया है कि पिछली बार तो वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार फिर वो भाजपा में आई, उसके पहले वो भाजपा में थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कई संदेश दिए हैं कि आपके कार्य क्षमता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप पार्टी संगठन के लिए आगे आने वाले विजय में कितना योगदान देने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने दिनों से कहां हैं। ये जैसे असम में प्रयोग हुआ था, विश्वास शर्मा साहब को लाया गए थे, कांग्रेस के आदमी थे, लेकिन आज वो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो अजब का काम कर रहे हैं और तारीफ बटोर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने समाज के या राजनीतिक दलों में बैठे हुए ऐसे लोगों को भी अवसर दिया है अपने यहाँ कि आपको वहां काम करने का अवसर नहीं मिला, आप हमारे पास आओ, हम काम का अवसर दे रहे हैं। ये संकेत है, ये संदेश है। ठीक है। नितेंद्र यादव जी, एक सवाल और भी है कि जब एमएलसी के टिकट बांट दिए गए और एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे थे
तो आपके जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ में कई जगह तो प्रस्तावक ही नहीं थे, लोग भाग गए थे, कुछ लोगों ने एंड टाइम पे अपना नामांकन वापस ले लिया, कुछ लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए। तो सपा से अचानक से मोह भंग होने लग गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही? क्या है वजह, क्या है नितेंद्र जी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि सत्ता और शासन का जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है उसमें किस तरीके से दुरुपयोग इसके पहले भी ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में किस तरीके से किया गया, और आज वही चुनाव है जिसमें कि प्रधान, बीडीसी, सदस्य, जिला पंचायत सदस्य वोट डालते हैं। और आप सब जानते हैं कि इन जो बेचारे प्रधान और बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इनके लिए दरोगा कितनी बड़ी चीज होता है। और आपने देखा एटा के अंदर किस तरीके से पूरी की पूरी पुलिस और कंपनी खड़ी रही, प्रत्याशी को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उसके साथ जिस तरीके से मारपीट हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो इस पर तो कुछ कहना नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसके दरवाजे पे अभी एक प्रत्याशी के डॉक्टर मनोज यादव के हॉस्पिटल में जाकर पूरा बुलडोजर चला करके उनकी बाउंड्री गिरा दी गई। तो कोई भी व्यक्ति का घर चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले चुनाव देखिएगा या अपना घर बचाने की कोशिश करेगा। आप पूरी तरीके से गुंडाई कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा जिस तरीके से नाम से सरकार बनते ही आज चुनाव से पहले ही बुलडोजर लेकर के उन प्रत्याशियों के घर पर आप खड़े हैं। अधिकारियों ने मिला करके जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाना पहले मैं उचित समझता है अपेक्षाकृत चुनाव लड़े। आप सारे सबसे अलग अलग बात हुई है इस तरीके से बोले भैया चुनाव लड़ें कि अपनी जान को बचाएं। खुले हम कोई पुलिस मदद करने को तैयार नहीं है। मैं समझ गया नितेंद्र जी आपकी बात। नितेंद्र जी एक सवाल अभी मेरे जहन में आया कि चुनाव के वक्त जिस प्रकार के बयान आपके विधायक प्रत्याशियों ने, जिस प्रकार के आपके कार्यकर्ताओं ने बयान दिए, भाषण हुए, और आखिरी जो फेज था उसमें अब्बास अंसारी ने जिस प्रकार का बयान दिया, और ये तमाम सारे वीडियो जब वायरल हुए तो लोगों को लगा कि अभी तो चुनाव चल रहा है, सरकार बनी नहीं है, तब ये हालत है। अगर कहीं सरकार बन गई तो क्या हालत होगी? क्या समाजवादी पार्टी का अपने लोगों पे कोई नियंत्रण नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने में कोई एक कंट्रोल नजर नहीं आता? आपको लगता नहीं कि ये तमाम सारे जो 10-12 वीडियो वायरल हुए थे वह भी आपकी एक हार का कारण बने? नितेंद्र जी, हो सकता है, उसके विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं कि अब्बास ने क्या कहा। वो चूंकि सुभाषपा से गठबंधन के प्रत्याशी थे। लेकिन ये चीज है, चुनाव में दो चीजें होती हैं। एक तो भाषण का तरीका भी होता है कि कोई भी अधिकारी जो वहां पर बैठ करके जनता का उत्पीड़न कर रहा है, जनता का काम नहीं कर रहा है, तो ये कहा में लापरवाही की है। हम उनको वहीं पर बैठा करके उनसे जबरदस्ती काम करवाने के लिए मजबूर करेंगे, तो उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये भाषण की शैली है, उस पर बहुत ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। जनता तो चाहती है कि कोई भी अधिकारी निरंकुश होकर के कैसे बैठ सकता है कुर्सी पर। वो जनता का सेवक है और कोई अधिकारी जनता की कुर्सी में बैठ करके जनता के कामों की इच्छा कर देगा, उनकी बात को नहीं सुनेगा। जनप्रतिनिधि का काम ठीक है नितेंद्र जी, ठीक है। रफत फातिमा जी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी लीडरशिप चेंज की, नई लीडरशिप तैयार की है, मंत्रिमंडल में आपने उसको देखा। कांग्रेस के पास अभी वही पुराने नेता हैं। कांग्रेस अपने जो लीडर उभर रहे थे उनको बचा नहीं पाई, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन प्रसाद रहे हों, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं। सचिन पायलट यदा कदा बीच बीच में भटकते रहते हैं, वो कब कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे कह नहीं सकते। शशि थरूर भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये कांग्रेस इतने सख्त निर्णय क्यों नहीं ले पाती? सिद्धू लगातार कांग्रेस को कमजोर करते रहे, लेकिन सिद्धू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने 2 मुख्यमंत्री 2 महीने 3 महीने के अंदर बदल दिए। इस तरह का सख्त निर्णय कांग्रेस क्यों नहीं ले पाती? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के बिना
इस देश की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस आजादी की लड़ाई में शामिल रही हुई पार्टी है। ये माना जाता है कि इस देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज कांग्रेस कहाँ है? क्यों नहीं ये सब चेंज कांग्रेस अपने आप में कर पा रही है? क्यों पुराने बुजुर्ग नेताओं के भरोसे कांग्रेस खड़ी है? रफत फातिमा जी। बहुत सारे देखिए, पार्टी में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ इस तरीके के फेरबदल हुए हैं। ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसका उदाहरण है। बड़े बड़े कद्दावर नेता इधर से उधर जब पलायन करते हैं, जब एंड चुनाव के टाइम, उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो हैं जब हावी होने लगती हैं, और ये लड़ाई भी देखिए बहुत मुश्किल है इसमें टिके रहना। ये जिस तरीके से कांग्रेस अब एक तरीके से हम इसको वजूद की लड़ाई कहेंगे। यहाँ पे ये भी मसला चल रहा है कि संगठन बचाना, यहाँ पे लोकतंत्र बचाना, यहाँ पे बहुत सारी चीजों से हमें लड़ना है। तो उस टाइम अगर अपने को संभालना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। आप भी समझते होंगे, जब ऐसे मौकों पर अगर हम संगठन का साथ देते हैं, विचारधारा से जुड़े रहते हैं, तो वो ज्यादा हमें लगता है दृढ़ निश्चय होता है। लेकिन जब ऐसे मौकों पे महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं तो पलायन शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं यही सब चीजें हावी होती रही और फ्रस्ट्रेशन होता रहा, और लोगों में इस तरीके से जो बड़े नेता जो भी जाने वाले थे वो चले गए। लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उनको लेके चलना है, और हमें उनको देखना है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो कितनी मेहनत से लगातार जूझ रहे हैं। तो आज जरूरत ये है कि हम पार्टी को फिर से मजबूती दें, और फिर से आगे बढ़ने के लिए जो कवायद होती है, जो तरीके से संगठन को हम लोग को मजबूत करना है, हम उसमें प्रियंका जी के साथ शाना बशाना खड़े रहें। ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल बना है और जिस प्रकार से उसमें युवा नेतृत्व आया है, पुराने नेता जिनके कामकाज को लेकर के बात रही हो या अन्य कोई वजह रही हो, उन सबको ड्रॉप करके नई लीडरशिप एकदम तैयार की है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या रहा होगा, या भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इसको प्लान किया होगा? आपके पास क्या कोई इसका जवाब है, या आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के कि एकदम से चेंज है? और इसकी सभी जगह बड़ी तारीफ भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार मंत्रिमंडल दिया है वो काम करने वालों को तरजीह दी है। राघवेंद्र सिंह जी। नहीं, बिल्कुल उपाध्याय जी, हमारे यहाँ लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अगर आप बहुत ही महीन तरीके से मान्युकली अध्ययन करें, उत्तर प्रदेश को ही कर लीजिए। हम उत्तर प्रदेश में 90 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ लगातार बदलते रहे, उनके दायित्व बदलते रहे, काम करने का तरीका बदलता रहा, उनका क्षेत्र बदलता रहा। उसी प्रकार से निचली इकाई, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के निचली इकाई तक, विधायक सभा की टिकट से लेकर लोकसभा टिकट तक, अन्य संगठनों स्तरों पर लगातार हमारे यहाँ ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते रहे। हमारे यहाँ जो है ये तरीका है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में भी यही किया गया। कुछ लोग जो वरिष्ठ थे उनको अन्य जगह समायोजित किया जाएगा, संगठन में काम दिया जाएगा, संगठन के व्यक्तियों को सरकार में लिया जाएगा, कुछ लोगों को जो ज्यादा वरिष्ठ होंगे उनको अन्यत्र कहीं समायोजित किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ ऐसा चलता रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्य राजनीतिक दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी एक ठहरे हुए तालाब की तरह हो जाएगी और उसमें महक आती रहेगी। हम लोगों ने अलग अलग अनुपातिक दृष्टि से क्षेत्र की भी अवहेलना ना हो, नौजवानों की भी अवहेलना ना हो, महिलाओं की भी अवहेलना ना हो, पुरानों की भी अवहेलना ना हो, इस प्रकार से कुल मिला के ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जो देखने में बहुत ही रोचक लगेगा और निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता तय है। ठीक है राघवेंद्र जी। संजय तिवारी जी, आखिरी सवाल, समय हमारे पास कम है। संजय तिवारी जी, जो मंत्रिमंडल बना है और जिस प्रकार से उसमें जातीय समीकरण को साधा गया है, खासतौर पर दलितों को तरजीह दी गई है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो दलित समुदाय है, जो कभी बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, खासतौर पर जाटव, 2 जाटव मंत्री हैं, एक बेबी रानी मौर्य, एक असीम अरुण, तो क्या आपको लगता है कि ये जो दलित समुदाय है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा? तिवारी जी। जी, अभी जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं, दलित जाट शिफ्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी के रूप में एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया अपना, जिनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, और उस लाभार्थी में अधिकतम संख्या दलितों की ही है। दलित वोट बैंक अब केवल किसी प्रदेश का पॉकेट वोट बैंक नहीं रहा, और ये जो दलित वोट बैंक की बार बार हम लोगों को कायदे से ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वोटर वोटर होता है, वो दलित और या सवर्ण और
जातियों में हम लोग नहीं बांटना चाहिए। हम लोगों को मजबूरी है, ये पत्रकारीय मजबूरी हो गई है, राजनीतिक मजबूरी हो गई है कि जातियों के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को आप शुरू से देखिए, आजादी के बाद से जब तक कांग्रेस शासन में रही है, इसी दलित, सवर्ण और मुसलमान, तीन जातियों के, तीन वर्णों के समुच्चय के साथ कांग्रेस हमेशा बहुमत में आती रही है। सवर्ण हमेशा कांग्रेस के साथ था, मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ था और दलित हमेशा कांग्रेस के साथ था। उत्तर प्रदेश में जब से मायावती जी आई, उन्होंने दलित फैक्टर एक इम्पोज किया और दलितों की नेता बन के वो आ गई। मुलायम सिंह जी आए तो वो ओबीसी, खासतौर से यादव वर्ग के नेता बन के आ गए। तो जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुआ 1984-85 के बाद, जो लगभग 30 साल तक चला। 30 साल तक उत्तर प्रदेश के लिए अस्थिर रहा। अब पिछले मतलब संक्षेप में समाप्त करिए तिवारी जी, संक्षेप में इसको यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय वो वर्ग जुड़ा हुआ है, इसीलिए भाजपा उनको ज्यादा तरजीह दे रही है और उनको पूरी तौर पर संतुष्ट करके वो अपने साथ। ठीक है। इस मंत्रिमंडल का भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इस बहस में हिस्सा लिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मंत्रिमंडल को लेकर के एक बहस। मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल के कामकाज कैसे रहेंगे, लेकिन एक जातीय कॉकटेल को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश जरूर की है। 2024 में अभी 2 साल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव समाप्त करती है, दूसरे चुनाव में लग जाती है। अपने कार्यकर्ताओं को वो घर नहीं बैठने देते। 2024 के परिणाम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन व्यूह रचना तैयार हो गई है। इसके परिणाम क्या होंगे, यह व्यूह रचना कितना सफल हो पाएगी, मंत्रिमंडल कितना कमाल दिखा पाएगा, यह तो अभी हम अगले 5 सालों में देखते रहेंगे। आप जनता टीवी देखते रहिए, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। मैं आदित्यनाथ योगी भारत के संविधान के प्रति